जरा उस पल की कल्पना करके देखे जब दिन भर की भारी थकान के बाद कोई इंसान अपने ही घर का दरवाजा खोले और भीतर बैठे अपनों को देखकर उसे अचानक ये महसूस होने लगे कि वो किसी गलत पथे पर आ गया है। बिल्कुल, मतलब कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि खुद वो व्यक्ति जिसने उस घर को ईंट ईंट जोड़कर बनाया है। ये बहुत ही वो अपने ही लिविंग रूम में खड़ा है, आसपास उसके परिवार के लोग हैं, लेकिन उसे लगता है जैसे वो मीलों दूर किसी वीराने में आ गया हो। ये सच में एक बहुत ही डरावनी और मतलब बेचैन कर देने वाली स्थिति है। हाँ, बहुत डरावनी। क्योंकि इंसान बाहरी दुनिया की क्रूरता से बचने के लिए जिस जगह को अपनी ढाल बनाता है, अपना सबसे सुरक्षित कोना। बिल्कुल अपना सुरक्षित कोना, अगर वही ढाल उसके लिए बेगानी हो जाए तो फिर उसके पास छुपने के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है। सही बात है। और यही आज के हमारे इस गहन चर्चा का केंद्र है। आज हम हिंदी साहित्य के दिग्गज श्री लाल शुक्ल जी की एक बेहद मार्मिक कहानी ये घर मेरा नहीं की परतों को उधेड़ने जा रहे हैं, जो कि एक मास्टरपीस है एकदम। और इस चर्चा का मूल उद्देश्य केवल एक दुखी इंसान की दास्तान सुनाना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे समाज की बारीक विडंबनाएं और एक इंसान के भीतर पलने वाला गहरा अकेलापन उसे उसके अपने ही घर में एक अजनबी बना देता है। असल में साहित्य में ना अलगाव या एलिनेशन को अक्सर समाज से कट जाने के रूप में दिखाया जाता है। हाँ, जैसे कोई दुनिया छोड़कर चला गया हो। बिल्कुल, कोई पहाड़ों पर चला गया या सन्यासी हो गया। हाँ। लेकिन शुक्ल जी ने यहाँ जो चीरफाड़ की है ना, वो उस अलगाव की है जो भरी पूरी पारिवारिक संरचना के ठीक बीचों बीच पनपता है। मतलब अपनों के बीच का अकेलापन। हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई एक्सरे नहीं होता। बाहर से सब कुछ इतना सामान्य दिखता है कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि भीतर कितनी गहरी दरारें आ चुकी हैं। सच कहूं तो इस कहानी की गहराइयों में उतरते हुए ना एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। वो तो है। ये कुछ वैसा है जैसे मान लीजिए कोई इंसान किसी बहुत भीड़ भाड़ वाले कमरे में खड़ा हो। अच्छा। चारों तरफ लोग बातें कर रहे हैं, महफिल सजी है, चाय की प्यालियां खनक रही हैं। हाँ। लेकिन उस इंसान की आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही है, मानो वो उस भीड़ के बीच एकदम पारदर्शी या अदृश्य हो गया हो। अदृश्य हो गया, बिल्कुल सटीक कहा आपने। मतलब वो चीख भी पड़े ना तो शायद आसपास बैठे लोग बस ये सोचकर अनसुना कर देंगे कि बाहर हवा चल रही होगी। हाँ, और इस अदृश्यता के पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तंत्र काम करता है। अगर हम कहानी के नायक को देखें तो वो रोजाना एक दोहरा जीवन जी रहा है। बाहर से एकदम सामान्य, बिल्कुल, सुबह उठना, अपने तयशुदा काम करना, परिवार की आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना। बाहर से देखने वाले किसी भी व्यक्ति को ये एक आदर्श पारिवारिक ढांचा ही लगेगा। परफेक्ट फैमिली। हाँ, परफेक्ट फैमिली। लेकिन इस आदर्श आवरण के ठीक नीचे नायक एक असहनीय घुटन से गुजर रहा है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसके सबसे करीबी लोग, मतलब उसके परिवार के सदस्य ही इस दर्द को देखने में पूरी तरह से विफल क्यों हो जाते हैं। पता है, यही वो सवाल है जो मुझे भी पूरे समय परेशान कर रहा था। मतलब क्या ये मान लिया जाए कि परिवार के लोग जानबूझकर इतने निष्ठुर हो गए हैं? नहीं, जानबूझकर शायद नहीं। तो क्या वे उसकी भावनात्मक स्थिति को नजरअंदाज कर रहे हैं, या क्या वे एक ही घर में रहते हुए किसी की भीतरी उथल-पुथल को देखने में सचमुच अंधे हो चुके हैं? निष्ठुरता से ज्यादा ना ये आदतों के मनोविज्ञान, या जिसे हम साइकोलॉजी ऑफ हैबिचुएशन कहते हैं, उसका मामला है। अच्छा, ये हैबिचुएशन कैसे काम करता है यहाँ? देखिए, मानव मस्तिष्क की एक फितरत होती है। वो उन चीजों पर ध्यान देना बंद कर देता है जो रोजाना एक ही ढर्रे पर चलती हैं। हम जो रूटीन बन जाता है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति आपके आसपास रोजमर्रा के काम बिना किसी बड़े हंगामे के कर रहा है तो मस्तिष्क उसे सामान्य मान लेता है। तो मतलब वो इंसान बस एक पृष्ठभूमि का हिस्सा बन जाता है। हाँ, परिवार के सदस्यों के लिए नायक की उपस्थिति घर के फर्नीचर जैसी हो गई है। उफ, फर्नीचर जैसी, ये बहुत ही चुभने वाली बात है। पर सच यही है, वो वहां है, वो उपयोगी है, बिल भर रहा है, तो इसलिए सब कुछ ठीक है। दर्द तब तक नहीं दिखता जब तक कि वो किसी नाटकीय रूप में बाहर ना आए। इसका मतलब तो ये हुआ कि सामान्य दिखने वाली दिनचर्या असल में एक तरह की सुन्न कर देने वाली दवा या एनेस्थीसिया का काम करती है। बिल्कुल, एनेस्थीसिया ही है ये। लोग एक साथ रहते हुए रोजमर्रा की आदतों में इतने उलझ जाते हैं कि वे एक दूसरे के चेहरे के भाव पढ़ना ही भूल जाते हैं।
और यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। त्रासदी ये नहीं है कि घर में कोई आर्थिक संकट है या कोई बाहरी दुश्मन आ गया है। हाँ, असली संकट तो भीतर है। सही कहा। त्रासदी ये है कि शारीरिक रूप से सब एक ही मेज पर खाना खा रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे अलग अलग आकाशगंगाओं में जी रहे हैं। बाप रे, अलग अलग आकाशगंगाएं। बिल्कुल। उनके बीच का संवाद सिर्फ नमक पास कर दो या आज बिजली का बिल भर दिया, बस ऐसी ही उपयोगितावादी बातों तक सिमट कर रह गया है। लेकिन थोड़ा इसे चुनौती देते हैं। क्या इसे हम नायक के अपने मन का वहम नहीं मान सकते? वहम? कैसे? मतलब शायद वो खुद ही एक दीवार के पीछे छुप गया हो और परिवार के लोग उस दीवार को फांदने का तरीका ही ना जानते हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना? ये एक जायज तर्क हो सकता था, लेकिन शुक्ल जी ने जिस तरह से नायक के खालीपन को उकेरा है ना, वो साफ करता है कि ये एक तरफा दीवार नहीं है। तो ये दोनों तरफ से है। हाँ, ये एक सामूहिक संवेदनहीनता है। देखिए, जब कोई इंसान बार बार लगातार अदृश्य होने का एहसास जीता है तो वो एक दिन अचानक ये समझ जाता है कि जिस भौतिक स्थान को वो इतने सालों से अपना घर कह रहा था, वो दरअसल उसका है ही नहीं। और यहीं पर कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प और कहूं तो दर्दनाक मोड़ आता है। वो एहसास कि ये घर मेरा नहीं है। बिल्कुल। ये बहुत अजीब लगता है ना। मतलब एक इंसान जिसके नाम पर शायद उस घर की रजिस्ट्री होगी। हाँ, कागजों पर तो वही मालिक है। जिसने उस घर की एक एक ईंट अपनी कमाई से रखी होगी, उसे एक दिन ये महसूस होता है कि वहां उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। इसे क्या हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी के पास दुनिया का सबसे महंगा, सबसे आधुनिक तकनीक वाला स्मार्टफोन हो। अच्छा। स्क्रीन एकदम चमकदार है, डिजाइन बेजोड़ है, हमारे लेटेस्ट फीचर्स हैं। हाँ, सब कुछ है, लेकिन उस फोन में कोई नेटवर्क ही ना हो। अरे वाह, ये एक बहुत ही प्रासंगिक रूपक है। क्योंकि अगर उस फोन में नेटवर्क नहीं है तो वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसका जो मूल उद्देश्य है, जुड़ना, बिल्कुल जुड़ना, संवाद स्थापित करना, वही खत्म हो चुका है। वो सिर्फ कांच और धातु का एक निर्जीव टुकड़ा है। एकदम सही। उसी तरह वो घर भी सिर्फ सीमेंट और ईंटों का एक ढांचा बन गया है, क्योंकि उसमें भावनाओं का जो नेटवर्क है ना, वो पूरी तरह से कट चुका है। इस रूपक को अगर थोड़ा और विस्तार दें तो पता चलता है कि नायक के अंदर जो टूट रहा है वो सिर्फ एक भौतिक जगह के छिन जाने का दुख नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो एक बहुत बड़े भ्रम का टूटना है। देखिए, इंसान अपनी पूरी जिंदगी इस एक विश्वास पर टिका कर रखता है कि बाहरी दुनिया चाहे जितनी भी क्रूर हो, घर लौटकर उसे एक सुरक्षित आश्रय मिलेगा। बिल्कुल। घर को एक इमोशनल शॉक एब्जॉर्बर माना जाता है। शॉक एब्जॉर्बर, हाँ। लेकिन जब नायक को यह पता चलता है कि वो शॉक एब्जॉर्बर तो कभी था ही नहीं, बल्कि वो इतने सालों से एक खाली और ठंडे ढांचे को सीने से लगाए बैठा था, तो वो इंसान जड़ों से उखड़ जाता है। ये जड़ों से उखड़ना ही शायद वो दर्द है जिससे शब्दों में बांधना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल मुश्किल है। इंसान सड़कों पर बेघर होने से उतना नहीं डरता जितना अपने ही बेडरूम में बेघर महसूस करने से डरता है। बहुत सही बात कही आपने। और कहानी में ये बात बहुत गहराई से उभर कर आती है कि ये केवल एक व्यक्ति विशेष का संकट नहीं है। धीरे धीरे ये व्यक्तिगत पीड़ा एक वृहद सामाजिक और दार्शनिक टिप्पणी में बदल जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारे आसपास परिवारों का पूरा स्वरूप ही बदल रहा है। मतलब रिश्ते अब वैसे रहे ही नहीं। सही कह रही हैं। आधुनिकता ने परिवार की पूरी संरचना को ना भीतर से खोखला कर दिया है। कैसे? मतलब पहले और अब में क्या बदला है? पहले के समय में परिवार एक भावनात्मक इकाई के साथ साथ एक दूसरे पर गहरी निर्भरता का प्रतीक होते थे। लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे। हाँ, एक साझा जीवन होता था। लेकिन अब घर केवल एक शेयर्ड स्पेस बन के रह गया है। शेयर्ड स्पेस। हाँ। आधुनिक जीवन ने हमें साथ रहने की भौतिक सुविधाएं दी हैं। हमारे पास बड़े कमरे हैं, सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए। बिल्कुल, प्राइवेसी तो आजकल सबसे बड़ा शब्द है। लेकिन इसी प्राइवेसी ने एक दूसरे से जुड़ने की कला को छीन लिया है। रिश्ते अब केवल औपचारिक होते जा रहे हैं। तो क्या ये आधुनिक शहरी जीवन की एक मजबूरी या कह लें कि अनिवार्य कीमत है? एक तरह से हाँ। जहां हर इंसान अपनी दौड़ में, अपने ऑफिस के तनावों में इतना उलझा है कि घर लौटकर उसके पास दूसरे को देने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। बिल्कुल, बैटरी एकदम ड्रेन हो चुकी होती है। तो क्या हमने अपनी सहूलियत के लिए घर की परिभाषा को इतना छोटा कर दिया है कि वो बस एक हॉस्टल में बदल गया है? एक हॉस्टल, बिल्कुल। एक ऐसी जगह जहां लोग बस दिन भर काम करने के बाद अपनी बैटरी चार्ज करने और रात गुजारने आते हैं और सुबह उठते ही अपनी अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे ये रचना पूरी तरह से बेनकाब करती है। देखिए, जब परिवार सिर्फ एक इकोनॉमिक यूनिट बन जाता है, हाँ,
साथ मिलकर ईएमआई और बिल चुकाने वाले लोगों का समूह। बिल्कुल। तो वहां से बिना शर्त वाला प्रेम गायब हो जाता है। उसकी जगह क्या ले लेता है? उसकी जगह ले लेती है एक स्वार्थपूर्ण औपचारिकता। घर के लोग एक दूसरे से पूछते जरूर